जय हिंद दोस्तों। आप पिछले एक वीडियो में विजन आईएएस टेस्ट सीरीज नंबर 17 के 50 क्वेश्चन देख चुके हैं। तो चलिए इस वीडियो में आगे के 50 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत निम्नलिखित में से किसे बाघों का शिकार या उन्मूलन करने की अनुमति देने की शक्ति प्रदान की गई है। पहला ऑप्शन है भारतीय पशु कल्याण बोर्ड, दूसरा राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड, तीसरा राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण और चौथा संबंधित राज्य के मुख्य वन्यजीव संरक्षण। ये विषय इसलिए चर्चा में है क्योंकि हाल ही में बिहार के वन विभाग द्वारा राज्य के पश्चिम चंपारण जिले में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में टाइगर T104 को मार दिया गया है। वजह जाने तो इसमें यदि कोई बाघ मानव जीवन के लिए खतरनाक हो गया है या ऐसा निशस्त्र या रोगी हो गया है जो ठीक नहीं हो सकता है, तो मानव संचालन प्रक्रिया राज्य के मुख्य वन जीव संरक्षण को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वह बाघ का शिकार करने या उन्मूलन करने का निर्णय ले सकता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, संबंधित राज्य के मुख्य वन्य जीव संरक्षक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसका उद्देश्य ऊर्जा क्षेत्र में ऊर्जा ऊर्जा उत्सर्जन को कम करना और चरणबद्ध तरीके से कोयले का उपयोग समाप्त करने की प्रक्रिया में तेजी लाना है। यह कथन सही है। जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप का उद्देश्य जो इसमें लिखा हुआ है, ऊर्जा के क्षेत्र में उत्सर्जन कम करना और चरणबद्ध तरीके से कोयले का उपयोग को समाप्त करने की प्रक्रिया में तेजी लाना है। दूसरा कथन है, साझेदारी की घोषणा पहली बार 2015 में पेरिस जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में की गई। यह कथन गलत है क्योंकि इस साझेदारी की घोषणा पहली बार ग्लासगो के संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी COP26 में की गई, इसलिए कथन गलत है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसमें केवल पहला कथन सही है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, केवल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित देशों की जनसंख्या के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया, पाकिस्तान और नाइजीरिया। अगर जो इन सब देशों में देखा जाए तो सबसे कम जनसंख्या है वो बढ़ते हुए क्रम में सबसे कम जनसंख्या नाइजीरिया में है, उसके बाद पाकिस्तान में है, उसके बाद इंडोनेशिया में है, उसके बाद दक्षिण संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 4, 3, 2 और 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से अंतर्देशीय पत्तनों के उदाहरण हैं? मैनचेस्टर, कोलकाता, परेयुम और ड्यूमन्सबर्ग। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। अंतर्देशीय पतन समुद्र तट से दूर स्थित होते हैं। ये समुद्र से नदी अथवा नहर द्वारा जुड़े जाते हैं। इस तरह के पतन चौरस तल वाले जहाजों या कार्य के लिए गम्य होते हैं। अगर इसमें देखें तो मैनचेस्टर और ड्यूम्सबर्ग, कोलकाता, ये सब जो हैं ये अंतर्देशीय पतन के अंतर्गत आते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 1, 2 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारा सरसों हाइब्रिड 11 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, इसमें बैसिलस एमाइलोलोफिकेशन नामक मृदा कवक से पृथक किए गए 2 एलियन जीन्स शामिल हैं। यह कथन गलत है। अगर ये देखें इसमें तो इसमें 2 एलियंस जीन हैं जिन्हें बेसिलस इमाइलोलिफिकेंस नामक मृदा जीवाणु से प्राप्त किया जाता है। दूसरा कथन है, इसे दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंटर ऑफ जेनेटिक मैनिपुलेशन ऑफ कॉप पॉइंट्स द्वारा विकसित किया गया है। यह कथन सही है। DMH11 को दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंटर ऑफ जेनेटिक मैनिपुलेशन ऑफ कॉप पॉइंट्स के द्वारा विकसित किया गया है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसमें केवल पहला कथन सही है, तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए, केवल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी इसमें ये तो कथन गलत है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई राजमार्ग परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, एशियाई राजमार्ग परियोजना एशिया और यूरोप के देशों के बीच एक साझी परियोजना है। यह कथन सही है। एशियाई राजमार्ग परियोजना को ग्रेट एशियन हाईवे के रूप में जाना जाता है। यह एशिया और यूरोप के
देशों तथा एशिया और प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक आयोग के बीच एक साझी परियोजना है। इसका उद्देश्य एशिया के राजमार्ग प्रणाली को बेहतर बनाना है। दूसरा कथन है भारत और चीन इस देश परियोजना का हिस्सा है। ये भी कथन सही है। परियोजना में भाग लेने वाले कुछ देश हैं जैसे भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया और बांग्लादेश। तीसरा कथन है इस परियोजना को एशियन लैंड ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत के रूप में ESCAP आयोग द्वारा समर्थन दिया गया है। ये भी कथन सही है। इस एशियन लैंड ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को 3 स्तंभों में से एक जो है वो ESCAP कमीशन ने 1992 में अपने 48वें सत्र में समर्थन दिया। यह इसमें देखें तो ये एशियन हाईवे, ट्रांस एशियन रेलवे और भूमि परिवहन सुविधा परियोजना इसमें शामिल है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसमें तीनों कथन सही हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्म पर विचार कीजिए। पहला है, एक तरफ लिखा है सौर ऊर्जा संयंत्र और दूसरी तरफ लिखिए यह कहाँ अवस्थित है। पहला है न्यू हार्डेन्सबर्ग और सौर ऊर्जा संयंत्र जर्मनी, ये सही सुमेलित है। न्यू हार्डेन्सबर्ग सौर ऊर्जा संयंत्र जर्मनी की सबसे बड़ी फोटोवोल्टिक्स विद्युत परियोजना है। दूसरा है फादला सोलर पार्क भारत, ये भी सही सुमेलित है। भारत का फादला सोलर पार्क विश्व का सबसे बड़ा सोलर पावर पार्क है। अगर देखें तो ये भादला सोलर पार्क राजस्थान के सूखे रेतीले क्षेत्र के भादला में स्थित है। तीसरा है सोलर स्टार पावर प्लांट संयुक्त राज्य अमेरिका, ये भी सही है। सोलर स्टार पावर प्लांट जो स्टार प्रोजेक्ट को पहली एंटीलोप वैली सोलर प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है, संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया के रोम्सगढ़ में के पास 2 स्थापित फोटोवोल्टिक सौर प्रतिष्ठान है। चौथा है लोंगयावियस डैम सोलर जापान, ये गलत सुमेलित है क्योंकि यह चीन के संघाई में गंगोई काउंटी में स्थित है। उपरोक्त युग्मों में से कौन से सही सुमेलित है? इसमें केवल पहला, दूसरा और तीसरा सही है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, केवल 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्म पर विचार कीजिए। एक तरफ धातु लिखा हुआ है, दूसरी तरफ प्रमुख अयस्क। इसमें पहला है जिंक स्फेटेराइट, ये सही सुमेलित है। स्फेटेराइट एक जिंक सल्फाइड खनिज है। दूसरा है कोबाल्ट ब्रोलोफाइमाइट, ये गलत है क्योंकि ब्रोलोफाइमाइट टंगस्टर का प्रमुख एवं प्राथमिक खनिज अयस्क है। तीसरा है मोना स्टेफनाइट, ये भी गलत है क्योंकि स्फेनाइट एक असामान्य खनिज है। इसकी संरचना में चांदी का महत्वपूर्ण भाग होता है, न कि सोना का। उपरोक्त युग्म में से कौन से सही सुमेलित है? इसमें केवल पहला सही सुमेलित है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, केवल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तरी अमेरिका की बृहद झीलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है यह संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको की सीमाओं पर स्थित है, यह कथन गलत है। बृहद झीलें कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर या उसके पास उत्तरी अमेरिका में 5 बड़ी झीलों का एक समूह है। दूसरा कथन है यह उत्तरी अमेरिका को प्रशांत महासागर से जोड़ती है, यह कथन गलत है। बृहद झीलें सेंट लॉरेंस नदी के माध्यम से उत्तरी अमेरिका के मध्य पूर्वी क्षेत्र को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है, न कि प्रशांत महासागर से। तीसरा कथन है बृहद झील बेसिन मानव निर्मित संरचना और नहरों के माध्यम से मिसिसिपी नदी प्रणाली से जुड़ा हुआ है, ये कथन सही है। मिसिसिपी नदी प्रणाली यूएस का एक नदी तंत्र है। इस प्रणाली में मिसिसिपी नदी और अन्य जोड़ने वाले जलमार्ग शामिल है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? इसमें केवल तीसरा कथन सही है, तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी, केवल 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, लौह अयस्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है मैग्नेटाइट सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला लौह अयस्क है, यह कथन गलत है। इसमें देखें तो ये मैग्नेटाइट के बारे में इसके काले रंग के कारण इसे काला अयस्क के नाम से भी जाना जाता है। यह 60 से 70% तक धात्विक खनिज की मात्रा के साथ हेमेटाइट के बाद दूसरा सबसे अच्छा अयस्क है। दूसरा कथन है
अधिकांश हेमेटाइट अयस्क धारवाड़ और कडप्पा शैल तंत्र में पाए जाते हैं। ये कथन सही है। हेमेटाइट के बारे में जाने तो यह एक ऐसा लौह अयस्क है जिसमें लगभग 70% धात्विक तत्व पाए जाते हैं। अधिकांश हेमेटाइट अयस्क प्रायद्वीपीय भारत के धारवाड़ और कडप्पा शैल तंत्रों में पाए जाते हैं। तीसरा है बैलाडीला छत्तीसगढ़ में लौह अयस्क की प्रसिद्ध खान है। यह सही कथन है। बैलाडीला खदान एशिया की सबसे बड़ी यंत्रीकृत खदान है। बैलाडीला में बीजाय संयंत्र तक 270 किमी लंबी सकरी पाइपलाइन द्वारा अयस्क घोल का एक परिवहन किया जाता है। यह छत्तीसगढ़ में है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसमें दूसरा और तीसरा सही है, तो उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, केवल 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों की चाय की खेती के लिए सबसे अच्छा क्षेत्र माना जाता है? पहला है भारत में हिमालय की तलहटी, दूसरा श्रीलंका के मध्यवर्ती उच्च भूमि, तीसरा स्टेपी घास स्थल और चौथा है चिली के पश्चिमी तटीय मैदान। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। अगर जो देखें तो सबसे अच्छी चाय के उत्पादन के लिए उपयुक्त है भारत और बांग्लादेश के हिमालय के तलहटी और श्रीलंका एवं पश्चिमी जावा के मध्यवर्ती उच्च भूमियां इसमें शामिल हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, केवल 1 और 2। ये स्टेपी घास और चिली के पश्चिमी तट इसमें इसके अंतर्गत नहीं आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोलियम निर्यात देशों के संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पे ध्यान दीजिए कौन सा कथन इसमें सही नहीं पूछा है, यानी कौन सा कथन इसमें गलत है। पहला है वेनेजुएला इस संगठन का संस्थापक सदस्य है। ये कथन सही है। दूसरा कथन है यह एक अस्थायी अंतर सरकारी संगठन है। ये भी कथन सही है। तीसरा है इसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया के वियना में स्थित है। ये भी कथन सही है। और चौथा है गैबॉन इसकी सदस्यता को समाप्त करने एवं पुनः इसमें शामिल होने वाला एकमात्र देश है। यह कथन गलत है, क्योंकि इक्वाडोर ने दिसंबर 1992 में अपनी सदस्यता को निलंबित कर दिया था। यह अक्टूबर 2007 में पुनः ओपेक में शामिल हो गया, लेकिन 1 जनवरी 2020 को से इक्वाडोर ने अपनी सदस्यता को वापस लेने का फैसला किया है। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वच्छंद उद्योग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है यह एक विशिष्ट प्रकार के कच्चे माल पर निर्भर नहीं होते हैं। यह कथन सही है। ये किसी विशिष्ट कच्चे माल या ऐसे माल जिनका बाहर हर्ष हो वो अथवा अन्यथा पर निर्भर नहीं होते हैं। दूसरा कथन है ये कम श्रमिकों के साथ बड़ी मात्रा में उत्पादन करते हैं। ये कथन गलत है। इसमें उत्पादन कम मात्रा में होते हैं और कम श्रमिकों की भी आवश्यकता होती है। उपयुक्त युग्मों में से कौन सा कथन सही है? इसमें केवल पहला कथन सही है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, केवल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। एक तरफ फसलें लिखा, दूसरी तरफ शस्य ऋतुएं, ज्वार रबी, सब्जियां जायद और ज्वार खरीफ। उपयुक्त युग्मों में से कौन से सही सुमेलित हैं? इसमें ये तीनों सही सुमेलित हैं। खरीफ जो देखें ये जून से सितंबर महीने तक होते हैं, और रबी अक्टूबर से मार्च, और जायद जो होते हैं ये अप्रैल से जून तक बोए जाते हैं। उसमें ये फसलें बोई जाती हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, गहन वाणिज्य अनाज कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है यह कृषि मानसून एशिया के घनी आबादी वाले क्षेत्रों में की जाती है। यह कथन गलत है, क्योंकि मानसून एशिया के घनी आबादी वाले देशों में गहन कृषि हेतु की जाती है, जबकि वाणिज्य अनाज कृषि संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, स्टेपी अर्जेंटीना के पंपास क्षेत्र और ऑस्ट्रेलिया के बड़े पैमाने पर की जाती है। दूसरा कथन है इसकी प्रमुख फसलें गेहूं और धान है। ये कथन गलत है, क्योंकि इस कृषि में गेहूं मुख्य फसलें हैं तथा मक्का, जौ एवं जई कई अन्य महत्वपूर्ण फसलें भी हैं। धान गहन निर्वाह कृषि का मुख्य फसल है, इसलिए यह कथन गलत हो जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसमें दोनों कथन गलत हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ना तो 1 और ना ही 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है रेट्रोवायरस में आरएनए के बजाय डबल स्ट्रैंडर्ड डीएनए जीनोम होते हैं। ये कथन गलत है, क्योंकि रेट्रोवायरस एक प्रकार का विषाणु है। इसमें आनुवंशिक सामग्री के रूप में डीएनए के बजाय आरएनए होता है। आरएनए विषाणु में जीन डीएनए के बजाय आरएनए के रूप में पाए जाते हैं। दूसरा कथन है ह्यूमन एंड्रोजीनोम रेट्रोवायरस मानव डीएनए के 50% से भी अधिक
भाग का निर्माण करता है। ये कथन गलत है, क्योंकि यह लगभग 8% भाग का निर्माण करता है। उपरोक्त युग्मों में से कौन सा कथन सही है? इसमें दोनों कथन गलत हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ना तो 1 और ना ही 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जनगणना नगर की विशेषताएं शामिल है? पहला है, इसका जनसंख्या का घनत्व कम से कम 500 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर होना चाहिए। ये कथन गलत है, क्योंकि ये 500 नहीं 5000 होता है। दूसरा कथन है, जहाँ कम से कम 70% पुरुष कार्यशील आबादी और गैर कृषि क्रियाकलाप में संलग्न होते हैं। ये कथन सही है। और तीसरा है, जिसके नगर की न्यूनतम संख्या 10,000 हो। ये भी कथन गलत है, क्योंकि इसमें देखें तो जिस नगर की संख्या कम 5,000 से अधिक की हो, ये उसके अंतर्गत आते हैं। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, वर्तमान में 30% से अधिक भूमि पर वन पाए जाते हैं। ये कथन सही है, क्योंकि विश्व की कुल वन क्षेत्र 4.06 बिलियन हेक्टेयर है। यह कुल भूमि क्षेत्र का लगभग 31% है। दूसरा कथन है, लगभग 1/3 वन देशज वृक्ष प्रजातियों वाले प्राथमिक वन हैं, जिनकी पारिस्थितिकी प्रक्रियाओं में कोई महत्वपूर्ण गड़बड़ी नहीं पाई जाती है। यह भी कथन सही है। अगर देखें तो विश्व के वनों का लगभग 1/3 यानी लगभग 34% मान लेते हैं का भाग प्राथमिक वन है, जिसमें देशज वृक्ष प्रजातियां पाई जाती हैं। साथ ही इसमें मानव गतिविधियों के स्पष्ट संकेत नहीं दिखाई देते हैं और पारिस्थितिकी प्रक्रियाओं में कोई महत्वपूर्ण गड़बड़ी नहीं पाई जाती है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसमें दोनों कथन सही हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ बांध लिखा हुआ है, दूसरी तरफ नदी लिखा हुआ है। इसमें पहला देखते हैं, थ्री गार्जियन डैम ज्ञानतेजी नदी। ये सही सुमेलित है, क्योंकि थ्री गार्जियन डैम प्रोजेक्ट विश्व की सबसे बड़ी जल विद्युत जटिल परियोजनाओं में से एक है। यह चीन के हुंगाई प्रांत के त्यांगजी नदी के 3 गार्ज में से एक गिरंजिया गार्ज में स्थित है। दूसरा है इताई इताइपू डैम अमेजन नदी। यह गलत है, क्योंकि इताइपू हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम ब्राजील और पराग्वे की सीमा पर पराना नदी पर स्थित है। तीसरा है ड्रैंकुली डैम मिसिसिपी नदी। ये भी कथन गलत सुमेलित है, क्योंकि गैंगडुली डैम संयुक्त राज्य अमेरिका में कोलंबिया नदी पर स्थित एक ठोस गुरुत्वाकर्षण बांध है। उपरोक्त युग्मों में से कौन से सही सुमेलित हैं? इसमें केवल पहला सही सुमेलित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल प्रौद्योगिकी के संदर्भ में हाल ही में सुर्खियों में रहा स्टेबल फ्यूजन है। एक, पहला कथन, क्रिप्टो करेंसी जिसका मूल्य किसी अन्य परिसंपत्ति की कीमत से जुड़ा हुआ है। दूसरा, विशिष्ट पहचान कोड और मेटा डेटा वाली ब्लॉकचेन की क्रिप्टोग्राफिक परिसंपत्ति। तीसरा है डिजिटल नेटवर्क पर वस्तुओं की सेवाओं के आदान प्रदान के सभी पहलुओं के लिए खुला नेटवर्क। और चौथा है ओपन सोर्स मशीन लर्निंग मॉडल का पार्ट, जो पार्ट से छवि उत्पन्न करता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ओपन सोर्स लर्निंग मॉडल जो पाठ के छवि उत्पन्न कर सकता है। ओपन सोर्स मशीन लर्निंग मॉडल है। यह मॉडल पाठ के छवियों उत्पन्न कर सकता है। पाठ के आधार पर इसमें देखें तो ये छवियों को संशोधित भी कर सकता है अथवा कम रियलाइजेशन या कम विस्तार करने वाली छवियों का विवरण भी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ प्रावस्था प्रावस्था लिखा है, दूसरी तरफ जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति लिखी हुई है। 1921 से 1951 स्थिर जनसंख्या वृद्धि, ये देखें तो ये गलत है, क्योंकि 1921 से 1951 के दशकों की जनसंख्या की स्थिर वृद्धि की अवधि के रूप में जाना जाता है। दूसरा है 1951 से 1981 जनसंख्या के विस्फोट, ये सही है। 1951 से 1981 के जनसंख्या को भारत में जनसंख्या विस्फोट की अवधि के रूप में जाना जाता है। और तीसरा है 1981 के उपरांत जनसंख्या वृद्धि की दर में कमी, ये भी सही है। 1981 के पश्चात से वर्तमान तक देश की जनसंख्या की वृद्धि का दर यद्यपि उच्च बनी रही, परंतु यह धीरे धीरे मंद गति से घटने भी लगी है। उपरोक्त युग्मों में से कौन से सही सुमेलित हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, केवल 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विकास के उपागम के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ उपागम लिखा है, दूसरी तरफ विवरण लिखा है।
पहला है कल्याण उपागम, व्यक्ति की आय का स्तर उसके कल्याण को प्रभावित करता है, यह गलत सुमेलित है। दूसरा है आधारभूत आवश्यकता उपागम, इसके साथ सामने लिखा है सरकारों को बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए न्यूनतम आय सुनिश्चित करनी चाहिए, ये सही सुमेलित है। तीसरा है क्षमता उपागम, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में मानव विकास के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करती है, ये गलत है। उपयुक्त युग्म में से कितने सही सुमेलित हैं? इसमें देखिए केवल एक सही सुमेलित है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए केवल एक युग्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ कच्चा तेल लिखा हुआ, दूसरी तरफ देश लिखा हुआ। पहला है मारून क्षेत्र इराक, ये गलत है क्योंकि ये इराक नहीं ईरान में है। यह ईरान का दूसरा सबसे बड़ा तेल उत्पादक क्षेत्र है। दूसरा है डार्किंग क्षेत्र चीन, ये सही है क्योंकि यह चीन का सबसे बड़ा तेल क्षेत्र है। तीसरा है स्मोटोलोर क्षेत्र रूस, ये भी सही है। स्मोटोलोर रूस का सबसे बड़ा तेल क्षेत्र है। उपरोक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं? इसमें केवल 2 युग्म सही सुमेलित हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी केवल 2 युग्म। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित परिच्छेद पर विचार कीजिए। इस धातु में नीली सफेद चमक होती है, यह अत्यंत गर्म, अधिक आघातवर्धन, नम्य और विद्युत के कुचालक है। यह संरक्षण के लिए अत्यधिक प्रतिरोधी है, लेकिन वायु के संपर्क में आने पर मलिन हो जाती है। यह वायुमंडलीय गैसों के अम्लीय पदार्थों के संरक्षक प्रभावों को प्रभावी तरीके से प्रतिरोध करती है। इसका प्रमुख अयस्क गलेना है। ऑस्ट्रेलिया के पास इस धातु का सबसे बड़ा भंडार है। यह चीन इसका सबसे बड़ा उत्पादक है। उपयुक्त परिच्छेद में निम्नलिखित में से किस धातु का वर्णन किया जा रहा है? इसमें देखें, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है टीन, सीसा, तांबा और चांदी। इसमें देखें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सीसा के बारे में बात हो रही है। सीसा नीले सफेद रंग का एक चमकदार धातु है। यह अत्यंत गर्म, अधिक आघातवर्ध, नम्य एवं विद्युत का कुचालक है। यह संरक्षण के लिए अत्यधिक प्रतिरोधी है, लेकिन वायु के संपर्क में आने पर यह मलिन भी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है यह मुख्य रूप से तराई क्षेत्र के घास के मैदानों अर्थात हिमालय के उपजाऊ गिरिपद में पाया जाता है, यह गलत है क्योंकि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भारतीय उपमहाद्वीप के शुष्क घास के मैदानों और झाड़ियों वाले वनों में पाए जाते हैं। यह सबसे बड़ी संख्या में भारत के राजस्थान राज्य क्षेत्र में पाए जाते हैं। दूसरा है इसे आईयूसीएन के रेड संकट प्रजातियों के रेड लिस्ट के तहत गंभीर संकटग्रस्त के रूप में सूचित किया गया है, यह सही कथन है। इसे भारतीय वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में अधिसूचित वन के सूचीबद्ध किया गया है। साथ ही आईयूसीएन के संकटग्रस्त प्रजातियों के रेड लिस्ट में गंभीर संकटग्रस्त के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। तीसरा है यह राजस्थान का एक राजकीय पक्षी है और इसे स्थानीय रूप से गोडावर्ड कहा जाता है, यह भी सही है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को स्थानीय रूप से गोडावर्ड भी कहा जाता है। गंभीर रूप से संकटग्रस्त ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की शेष आबादी के संरक्षण के उद्देश्य से प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड नामक एक महत्वाकांक्षी संरक्षण कार्यक्रम का शुरुआत की गई है। यह राजस्थान राज्य का राजकीय पक्षी भी है। उपरोक्त युग्मों में से कौन से सही है? इसमें केवल दूसरा और तीसरा सही है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए केवल 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हाल ही में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए के मूल्य में अब तक की सबसे बड़ी गिरावट आई है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय मुद्रा के मूल्य ह्रास का कारण हो सकता है? पहला है अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दर में कमी करना, यह गलत है क्योंकि यह अमेरिकी डॉलर फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दर में वृद्धि की जाती है तो पूंजी का प्रवाह अमेरिकी अर्थव्यवस्था की ओर अधिक होता है और उभरती अर्थव्यवस्था जैसे कि भारत की परिसंपत्ति दूर जाने लगती है। इसके विपरीत अमेरिका में ब्याज दरों में कमी किए जाने पर भारत में पूंजी का प्रवाह बढ़ेगा और रुपया मजबूत होगा। दूसरा देखते हैं ओपेक देशों द्वारा तेल उत्पादन में कमी करना, ये सही है क्योंकि इसमें देखें तो भारत अपने कच्चे तेल की खपत का लगभग 95% से अधिक आयात करता है। तेल के उत्पादन में कमी होने से कच्चे तेल की कीमतें और बढ़ेंगी, जिसके फलस्वरूप मुद्रास्फीति की चिंताएं भी बढ़ जाएंगी। तीसरा है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ब्याज दर में वृद्धि करना, ये तो साफ ही गलत है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन
कृषि कुल जनसंख्या तथा निवल कृषि क्षेत्र के अनुपात को कायिक घनत्व कहा जाता है। यह कथन गलत है। दूसरा है कुल जनसंख्या एवं निवल कृषि क्षेत्र के अनुपात को कृषि घनत्व कहा जाता है। यह भी गलत है। अब कायिक घनत्व क्या कहते हैं, किसे कहते हैं? कायिक घनत्व होता है कुल जनसंख्या बटा निवल कृषि क्षेत्र, और कृषि घनत्व क्या होता है? यह कुल कृषि जनसंख्या बटा निवल कृषि क्षेत्र होता है। उपयुक्त युग्मों में से कौन सा कथन सही है? इसमें दोनों गलत हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, न तो 1 और ना ही 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। रोपण फसल और शीर्ष उत्पादक। इसमें देखें केला भारत, यह सही है, क्योंकि केला विश्व में भारत अकेले सबसे ज़्यादा उत्पाद करता है। दूसरा है रबड़ कांगो, यह गलत है, क्योंकि प्राकृतिक रूप से मूल रूप में अमेजन बेसिन में पाई जाने वाली पादप प्रजाति है। इसके बावजूद विश्व के लगभग 90% प्राकृतिक रबर की आपूर्ति एशिया में उगाई जाने वाली रबर से की जाती है। तीसरा है कोको ब्राज़ील, ये भी गलत है, क्योंकि विश्व के लगभग 70% कोको बीन्स का उत्पादन 4 पश्चिमी अफ्रीकी देशों अर्थात आई आइवरी कोस्ट, घाना, नाइजीरिया और कैमरून में किया जाता है। उपरोक्त युग्मों में से कौन से सही सुमेलित है? इसमें केवल पहला सही सुमेलित है, जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र की विश्व जनसंख्या संभावनाओं के 2022 के प्रसंस्करण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है वर्ष 1950 के दशक में विश्व की जनसंख्या का उच्चतम स्तर पर पहुंचने का अनुमान किया गया है। ये कथन गलत है, क्योंकि ये 2050 तक नहीं, 2080 तक का अनुमान किया गया है। दूसरा है विश्व स्तर पर जन्म के समय महिलाओं की जीवन प्रत्याशा पुरुषों की तुलना में कम है। देखें तो ये भी गलत है, क्योंकि इसमें देखें वर्ष 2019 में वैश्विक स्तर पर पुरुषों की तुलना में महिलाओं के जन्म के समय जीवन की प्रत्याशा 5.4% अधिक होती है। महिला और पुरुष का जीवन प्रत्याशा अगर देखें तो महिला का होता है 73.8 वर्ष और पुरुष का होता है 68.4 वर्ष। तो महिला का यहाँ पे 5.4 वर्ष अधिक है, तो ये कथन गलत हो जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसमें दोनों कथन गलत हैं, तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी, ना तो 1 और ना ही 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला है नव परिवहन नहर, दूसरा संबंधित देश। पहला है कोरिंथ नहर स्पेन, इसमें देखें तो ये गलत है, क्योंकि कोरिन नहर ग्रीस की एक प्राकृतिक नहर है। दूसरा है मिथलैंड नहर जर्मनी, ये सही है। मिथलैंड नहर यह जर्मनी की सबसे लंबी नहर है और इस देश का महत्वपूर्ण परिवहन केंद्र भी है। तीसरा है डैन्यूब ब्लैक सी नहर रोमानिया, ये भी सही है। डैन्यूब ब्लैक सी नहर रोमानिया में एक नौगम्य नहर है। उपर्युक्त युग्मों में से कौन से सही सुमेलित हैं? इसमें केवल दूसरा और तीसरा सही है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है पत्तनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है मार्ग पत्तन ऐसे संग्रह केंद्र होते हैं जहां निर्यात के लिए विभिन्न देशों से वस्तुएं लाई जाती हैं। यह कथन गलत है, क्योंकि इसमें अगर ये देखें तो मार्ग पत्तन जो होता है वो ऐसे पत्तन होते हैं जो मूल रूप से मुख्य नदी मार्गों पर विश्राम केंद्र के रूप में विकसित होते हैं। यहाँ पर जहाज पुनः ईंधन भरने, जल भरने तथा खाद्य सामग्री लेने के लिए रुकते हैं। दूसरा कथन है पैकेज स्टेशन विशेष रूप से छोटी दूरियों को तय करते हुए जलीय क्षेत्रों के आर पार यात्रियों को डाक के परिवहन से जुड़े होते हैं। ये सही है। उपर्युक्त युग्मों में से कथनों में से कौन से सही है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित देशों में यूरेनियम उत्पादन को घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। नामीबिया, कजाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका और रूस। घटते क्रम में देखना है तो सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है कजाकिस्तान में, उसके बाद देखें तो नामीबिया में होता है, उसके बाद फिर रूस में, और सबसे अधिक और सबसे कम होगा दक्षिण अफ्रीका में। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए उत्तर चुनिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2, 1, 4 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दुर्लभ मृदा तत्व सहस्त्र गैर धात्विक तत्वों का एक समूह है। अगर ये देखें तो ये कथन गलत हो जाता है। दूसरा कथन है
यूरोपियम और टेर्बियम REE की श्रेणी में शामिल हैं। ये कथन देखें तो ये सही हो जाता है, क्योंकि दुर्लभ मृदा तत्व जो होते हैं इसमें सहस्त्र धातु केंद्र में देखें तो यूरोपियम, टेर्बियम, एर्बियम और एक्ट्रियम और भी कुछ धातु भी होते हैं। तीसरा कथन है, चीन दुर्लभ मृदा तत्वों का सबसे बड़ा उत्पादक है। ये कथन सही है। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? इसमें 2 और 3 सही हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित परिच्छेद पर विचार कीजिए। खनिज के निर्माण की एक विधि में धरातलीय चट्टानों का अपघटन होता है और चट्टानों के घुलनशील तत्वों के अपरदन के पश्चात अयस्क वाली अपशिष्ट चट्टानें बची रह जाती हैं। इस विधि में निम्नलिखित में से किस खनिज अयस्क का निर्माण होता है? बॉक्साइट, कोयला, तांबा, जस्ता। देखिए तो ये बॉक्साइट के बारे में बात हो रही है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, बॉक्साइट। खनिज के निर्माण में की एक अन्य विधि में धरातलीय चट्टानों का अपघटन होता है। चट्टानों के घुलनशील तत्वों के अपरदन के पश्चात अयस्क वाली अपशिष्ट चट्टानें बची रह जाती हैं। बॉक्साइट का निर्माण भी इसी प्रकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, विश्व की सबसे बड़ी लौह अयस्क खदानों में से एक कारजस खदान ब्राजील में स्थित है। ये कथन सही है। कारजस खदान विश्व की सबसे बड़ी लौह अयस्क खदान है। यह उत्तरी ब्राजील के पारा प्रांत में स्थित है। दिसंबर 2022 तक इसका प्रमाणित और संभावित भंडार लगभग 7.27 बिलियन टन था। दूसरा है, ऑस्ट्रेलिया विश्व का दूसरा सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पाद है। ये भी कथन सही है। इस अगर देखें टॉप टू में ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील है। तीसरे नंबर पे आता है चीन और चौथे नंबर पे भारत आता है, तो ये भी कथन सही है। तीसरा है, रूस विश्व का सबसे बड़ा लौह अयस्क निर्यातक देश है। ये कथन गलत है। उपरोक्त युग्मों में से कौन से सही है? इसमें केवल पहला दूसरा सही है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्योग की अवस्थिति निम्नलिखित में से किन कारणों पर निर्भर करती है? कच्चा माल, यातायात, ऐतिहासिक कारण, बाजार, औद्योगिक नीति। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। अगर जो देखें तो उद्योग की अवस्थिति के लिए ये पांचों कारक उत्तरदायी होते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 1, 2, 3 और 3, 4 और 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, समशीतोष्ण घास के मैदान में गेहूं की खेती के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, विस्तृत मशीनीकृत खेती के कारण समशीतोष्ण घास के मैदान में गेहूं की उत्पादकता विश्व में सर्वाधिक है। देखिए ये कथन गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि विस्तृत विस्तृत कृषि में देखें तो इस प्रकार की कृषि में समग्र उत्पादन बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक कृषि क्षेत्र पर खेती की जाती है। विस्तृत खेती में फसल के उपज मुख्य रूप से मृदा की प्राकृतिक उर्वरता, स्थान, जलवायु एवं जल की उपलब्धता पर निर्भर करती है। विस्तृत खेती मशीनीकृत खेती के प्रति हेक्टेयर उपज सामान्य रूप से कम होती है। विस्तृत खेती प्रायः मध्य आबादी वाले क्षेत्र में की जाती है। दूसरा कथन है, समशीतोष्ण घास के मैदान को ग्रीष्म एवं शीत दोनों मौसम में गेहूं के उत्पादन के लिए जाना जाता है। यह कथन सही है। समशीतोष्ण घास के मैदान को ग्रीष्म एवं शीत ऋतु दोनों के मौसम में गेहूं उत्पादन के लिए जाना जाता है। विश्व की लगभग 3/4 गेहूं शीतकालीन गेहूं है, अर्थात गेहूं शीत ऋतु में या शरद ऋतु के अंत में बोया जाता है। इस समय बोए हुए गेहूं में नमी कम होती है और कठोरता होती है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसमें केवल दूसरा कथन सही है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त व्यापक कार्य योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह केवल ईरान और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सदस्यों के बीच लंबी वार्ता का परिणाम है। यह कथन गलत है, क्योंकि देखें संयुक्त व्यापक कार्य योजना ईरान और P5+1 के बीच 2013 से 2015 के मध्य हुई एक लंबी वार्ता का परिणाम है। P5+1 का अर्थ है चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और +1 में जर्मनी आता है। दूसरा कथन है, इसके तहत ईरान परमाणु हथियारों के सभी प्रमुख घटकों को खत्म करने पर सहमत हुआ है। यह भी कथन गलत है। इस समझौते के तहत ईरान परमाणु हथियारों के सभी प्रमुख घटकों जैसे सेंट्रीफ्यूगस
संवर्धित यूरेनियम और भारी पानी के अपने भंडार में उल्लेखनीय कटौती करने पर सहमत हुआ है, ना कि समाप्त करने पर। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसमें दोनों कथन गलत हैं, तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी, ना तो 1 और ना ही 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सड़क परिवहन व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, पश्चिम में राजकोट और पूर्व में सिलचर पूर्व पश्चिम गलियारे की चरम बिंदु है। यह कथन गलत है, क्योंकि इसमें देखें तो पूर्व पश्चिम गलियारा असम के सिलचर को गुजरात के बंदरगाह शहर पोरबंदर से जोड़ता है। इस गलियारे की लंबाई लगभग 3640 किलोमीटर होगी। दूसरा है, झांसी पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिणी गलियारे में संगम स्थल है। यह कथन सही है। उत्तर दक्षिण और दक्षिण पूर्व गलियारे में उत्तर प्रदेश में झांसी नामक स्थान पर एक दूसरे से ये मिलते हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसमें केवल दूसरा कथन सही है, इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के निम्नलिखित गैस क्षेत्रों को पूर्व से पश्चिम की ओर व्यवस्थित कीजिए। पूर्व से पश्चिम की ओर व्यवस्थित करना है। जपुल, यारनोय, ह्यूगोटसन और ग्रोनियन। इसमें देखें तो सबसे पूर्व में है आपका ये जपुल, गैरनोन, उसके बाद से ग्रोनियन, उसके बाद ह्यूगोटन। तो इस नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 3, 1, 3 और 2। जो इसमें देखें, जपुल यारवेन क्षेत्र है, ये तेल गैस पर संघनित द्रव क्षेत्र यमल नेडट स्वायत्त क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के निम्नलिखित पत्तनों को पश्चिम से पूर्व की ओर व्यवस्थित कीजिए। इसमें पश्चिम से पूर्व की ओर व्यवस्थित करना, मुंबई, न्यू मैंगलोर, मरमागोवा, गांव और कोच्चि। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। अगर जो देखें तो मुंबई एक सबसे पूर्व में है, ये एक प्राकृतिक पत्तन है और देश का सबसे बड़ा पत्तन है। उसके बाद आते हैं तीसरा पे, जो मरमा गांव है, ये है जुआरी नदमुखी के मुहाने पर स्थित मरमा गांव पत्तन गोवा का एक प्राकृतिक बंदरगाह है। उसके बाद आते हैं न्यू मैंगलोर पे। न्यू मैंगलोर पत्तन कर्नाटक राज्य में स्थित है। उसके बाद आते हैं कोच्चि पे, जो एक बेम्बर्ट कयाल के मुहाने पर स्थित कोच्चि पत्तन भी एक प्राकृतिक बंदरगाह है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1, 3, 2 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्कलैंड पद मुख्य रूप से सवाना के भूदृश्य का वर्णन करता है, क्योंकि पहला है, सवाना जलवायु में चरम तापमान सीमा होती है। दूसरा, इस भूदृश्य में लंबी घास के साथ वृक्ष भी हमेशा उपस्थित होते हैं। तीसरा है, सवाना की कृषि पारगम्य होती है, सवाना की मृदा पारगम्य होती है, जिसमें जल का निकास तेजी से होता है। और चौथा है, यहाँ वन्य जीव बहुतायत में पाए जाते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, इस भूदृश्य की लंबी घास के साथ वृक्ष भी हमेशा उपस्थित होते हैं। सवाना भूदृश्य की विशेषता एक लंबी घास और छोटे वृक्ष की उपस्थिति है। सवाना को उष्णकटिबंधीय घास का मैदान कहा जाता है, क्योंकि यहाँ शानदार लंबी घास के साथ वृक्ष हमेशा उपस्थित होते हैं। पार्कलैंड या बुशवेल्ड शब्द शायद इस भूदृश्य को बेहतर ढंग से प्रदर्शित करते हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जनसंख्या गतिशीलता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह प्रजनन दर में गिरावट के बाद भी वृद्धिशील जनसंख्या के बढ़ते रहने की एक प्रवृत्ति है। यह कथन सही है। जनसंख्या की गतिशीलता जो युवा वायु वर्ग के विस्तार के कारण जन्म दर स्तर की गिरावट के बाद भी वृद्धिशील जनसंख्या के बढ़ते रहने की प्रवृत्ति है। यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक बार ऐसा होने पर देश जनसांख्यिकी संक्रमण मॉडल में से एक अलग चरण में प्रवेश कर जाता है। दूसरा है, इसमें अपेक्षाकृत युवा वायु संरचना जनसंख्या की अधिक तीव्र वृद्धि को बढ़ा देती है। यह भी कथन सही है। इस स्थिति में यह अपेक्षाकृत युवा वायु संरचना जनसंख्या की अधिक तीव्रता को बढ़ा देती है। भले ही औसतन महिलाओं का प्रजनन क्षमता प्रतिस्थापन स्तर पर हो, क्योंकि अपेक्षाकृत बड़ी जनसंख्या में प्रजनन वायु वर्ग की महिलाओं द्वारा किए गए जन्म कुल जनसंख्या में होने वाली मौतों में अधिक होती है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।
इसमें दोनों कथन सही हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वस्थ शहरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह स्वस्थ शहर शहरीकरण के कारण उभरे स्वस्थ मुद्दों पर प्रतिक्रिया देने हेतु विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा शुरू की गई भागीदारी प्रक्रिया के लिए एक फ्रेमवर्क है। ये कथन सही है। एक स्वस्थ शहर शहरीकरण के कारण उभरे स्वास्थ्य मुद्दों पर प्रतिक्रिया देने हेतु विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO द्वारा शुरू की गई एक भागीदारी प्रक्रिया के लिए फ्रेमवर्क है। इसमें देखें तो कोई भी शहर स्वस्थ शहर बन सकता है। यह प्रक्रिया किसी विकास एजेंडा के केंद्र में लोगों और स्वास्थ्य को रखने की प्रतिबद्धता के साथ शुरू होती है। दूसरा है, यह फ्रेमवर्क स्थानीय सरकार के समुदाय की भागीदारी को शामिल करता है। ये भी कथन सही है। उपयुक्त युग्मों में से कौन से कथन सही हैं? इसमें दोनों कथन सही हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, लिथियम अत्यधिक अभिक्रियाशील और ज्वलनशील धातु है। तो ये कथन सही है। और देखिए सभी क्षारीय धातुओं की तरह लिथियम भी अत्यधिक अभिक्रियाशील और ज्वलनशील धातु है। इसे निर्वात निष्क्रिय वातावरण में या निष्क्रिय द्रव जैसे शुद्ध केरोसिन या खनिज तेल में संग्रहित किया जा सकता है। दूसरा है, लवणीय भूजल लिथियम एक प्रमुख स्रोत है। ये भी कथन सही है। विश्व का लगभग आधा लिथियम लवणीय भूजल से प्राप्त होता है। यह लिथियम लवण के प्राचुर्य वाले जल से होता है। तीसरा है, विश्व का सबसे बड़ा लिथियम भंडार चीन के पास स्थित है। ये कथन गलत है, क्योंकि अगर ये देखें सबसे ज्यादा भंडार चिली के पास है, न कि चीन के पास। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसमें केवल पहला दूसरा सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कारक या कारकों में ने भारत में सूती वस्त्र उद्योग के विकास को प्रभावित किया? कुशल श्रम की अधिकता, दूसरा मौसम की स्थिति, तीसरा है कपास उत्पादन क्षेत्रों के पतन, शहरों में से निकटता। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। अगर ये देखें तो भारत में इस उद्योग को विकास के कई कारण भी हैं, जिसमें अगर पहला देखा जाए तो भारत की उष्णकटिबंधीय देश है और यहाँ पे सूती कपड़ा गर्म और आर्द्र जलवायु के लिए एक आरामदायक वस्त्र है। इसके लिए अलावा सूती कपड़े की कटाई और बुनाई आर्द्र परिस्थितियों में अपेक्षाकृत बेहतर होती है। भारत में कपास का एक बड़ी मात्रा भी उत्पादक भारत में किया जाता है। देश में इस उद्योग के लिए आवश्यकता अनुसार कुशल श्रमिक प्रचुर मात्रा में भारत में उपलब्ध हो जाते हैं। यहाँ पे इतनी बेरोजगारी जो है, तो इसमें से ये तीनों कथन इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सुर्खियों में रहा वुल्फ वॉरियर कूटनीति निम्नलिखित में से किस देश द्वारा अपनाई जाने वाली रणनीति है? भारत, चीन, रूस, यूक्रेन। अगर ये देखें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, चीन के द्वारा। बुल वॉरियर्स कूटनीति चीनी राजनयिकों द्वारा उपयोग की जाने वाली एक रणनीति है। इसका उद्देश्य चीन से परे चीन के राष्ट्रीय हितों और विचारधारा की रक्षा करने एवं पश्चिमी देशों का मुकाबला करने से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह छोटा निशाचर स्तनधारी प्रकृति के वृक्षवासी है, क्योंकि यह अपना अधिकांश जीवन वृक्षों पर व्यतीत करता है। यह प्रजाति कृषि फसलों में पाए जाने वाले कीटों के जैविक शिकारियों के रूप में कार्य करती है और किसानों को लाभ प्रदान करती है। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ ने इसे लुप्तप्राय प्रजाति के रूप में सूचीबद्ध किया है। हाल ही में तमिलनाडु ने इस प्रजाति के लिए एक पहला वन्यजीव अभयारण्य अधिसूचित किया है। उपयुक्त परिच्छेद में से निम्नलिखित में से किसके बारे में वर्णन किया जा रहा है? पहला है सलेंडर लोरिस, दूसरा नीलगिरी लंगूर, तीसरा नीलगिरी ताहर और चौथा मालाबार सिगोर। अगर ये देखें तो ये बात हो रही है सिलेंडर लोरिस के बारे में, क्योंकि सिलेंडर लोरिस छोटे निशाचर स्तनधारी हैं। ये प्रकृति में वृक्षों पे ही ज़्यादातर रहते हैं, क्योंकि वे अपना अधिकांश जीवन वृक्ष पे बिताते हैं, इसलिए उन्हें वृक्षवासी भी कहते हैं। यह प्रजाति कृषि फसलों में पाए जाने वाले कीटों के जैविक शिकार के रूप में कार्य करती हैं और किसानों को लाभ प्रदान करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्योम मित्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह एक एआई साक्ष्य रोबोट है जिसे रॉकेट पर उड़ान भरने के लिए डिजाइन किया गया है। यह कथन सही है। व्योम एक महिला की तरह दिखने वाला अंतरिक्ष यात्री ह्यूमन नाइट्स
रोबोट है। इसे 2020 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा विकसित किया जा रहा है। दूसरा है, इसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा डिजाइन एवं विकसित किया जा रहा है। यह कथन गलत है, क्योंकि मैंने जैसे अभी को बताया आपको, ये भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा विकसित किया जा रहा है। उपरोक्त कथन में से कौन सा कथन सही है? इसमें केवल पहला कथन सही है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का आखिरी क्वेश्चन। कार्गो के लिए खुली आकाश नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इस नीति को भारतीय निर्यातकों का सहयोग करने के लिए तथा उनके निर्यात को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए अपनाया गया है। यह कथन सही है। भारतीय निर्यातकों को सहयोग करने और निर्यातकों को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए सरकार ने अप्रैल 1992 में कार्गो के लिए खुली आकाश नीति अपनाई है, नीति को प्रस्तुत की है। दूसरा है, इस नीति के अंतर्गत केवल टियर 1 और टियर 2 शहरों को हवाई अड्डे में शामिल किया गया है। यह कथन गलत है, क्योंकि इसमें नगर विमानन महानिदेशालय ने भारत को ओपन स्काई नीति के तहत बदला है। इसके अंतर्गत विदेश वाहकों द्वारा गैर अनुसूचित और तदर्थ कार्गो उड़ानों के तहत 6 हवाई अड्डों को शामिल किया गया है। उसमें चेन्नई, बेंगलोर, दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद और मुंबई है। उपरोक्त कथन में से कौन सा कथन सही है? इसमें केवल पहला कथन सही है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल 1। अब मिलते हैं आपसे किसी दूसरे टेस्ट सीरीज के साथ और अच्छे से उसमें देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।